Hello viewers, I welcome you all at Shubhra Ranjan IAS. Today is the second episode of our series on international and regional organization. In the second episode, we will learn about League of Nations. As you all know, League of Nations was the first ever created international organization, and in our series we will cover from the very basic, from the very beginning. So let's start with the League of Nations. Background. First we have to learn about the background, from where the treaty emerges, what was the reason and all. So the first basic reason for the creation of League of Nations was World War I. In the World War I, the world witnessed huge destruction, and they realized, the world powers, they realized that we should do something so that we can stop this destruction happening again. For this, they came together. They met in the Paris Peace Conference and they discussed what we can do in this direction. So the Big Four, they met in the Paris Conference. There they signed the Treaty of Versailles. So why it is known as Treaty of Versailles? Because it was signed in the Palace of Versailles. And who were the Big Four? First one was Woodrow Wilson, US President Woodrow Wilson. So Woodrow Wilson wanted to create an egalitarian system. He wanted to create a system which can stop another world war from happening. So he presented his 14 points, which we will discuss in the next slide. So his idea was that we should create an association of nations which can prevent another war and which can lead the world towards development, peace, prosperity, etc. So this was his point. Then coming to the second person, Britain Prime Minister डेविड लॉयड जॉर्ज. तो जो डेविड लॉयड जॉर्ज थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनका ये पॉइंट था कि जो जर्मनी है वो रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड वॉर 1 के लिए, तो हमें क्या करना है, जर्मनी को पनिश करना है. तो ये वो क्यों चाहते थे? वो इसलिए भी चाहते थे क्योंकि उन्होंने जो अपना इलेक्शन एजेंडा था, जो वो जीते थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे ब्रिटेन के, उनका मेन एजेंडा यही था कि हम जब वर्ल्ड वॉर 1 से जीतेंगे तो हम जर्मनी को अच्छे से पनिश करेंगे, जिसने वो वर्ल्ड वॉर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. तो वो इलेक्शन जीत गए थे, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, वर्ल्ड वॉर 1 जीत गए थे, तो अब उनको वो फुलफिल भी करना था. और इसका एक और रीजन ये भी था कि वो जर्मनी को वीक करना चाहते थे ताकि जो ब्रिटिश की जो नेवी है, जो ब्रिटिश की जो सुप्रीमेसी है, वो मेंटेन रह सके. देन कमिंग टू द थर्ड पर्सन, जॉर्ज क्लेमेंज़ियो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस. तो जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे, वो चाहते थे कि जर्मनी इतना वीक हो जाए ताकि वो दोबारा कभी भी फ्यूचर में फ्रांस पर अटैक ना कर सके या फ्रांस के लिए थ्रेट ना बन सके. तो उनका भी यही पॉइंट था कि हमें जर्मनी को जो है वो बहुत ही वीक करना है. देन द फोर्थ पर्सन, इटली के प्राइम मिनिस्टर थे विटोरियो ऑरलैंडो. अब जो ऑरलैंडो थे वो यहाँ पर क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जो वर्ल्ड वॉर 1 की सेटलमेंट करने के लिए हम सब पेरिस में मिले हैं, तो उसमें वो क्या चाहते थे कि इटली जो है उसे भी कुछ जो लैंड है, कुछ पीस है जो लैंड का, वो मिले. वो ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन प्लस रशिया, इन तीनों ने इटली के साथ मिलके साइन की थी ट्रीटी ऑफ लंदन. तो व्हाई इट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ लंदन? क्योंकि ये लंदन में साइन हुई थी. तो इस ट्रीटी का पूरा बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि जो इटली था, इनिशियली उसने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेने से मना कर दिया. उसने कहा भाई हम तो न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि न्यूट्रल रहने से तो कोई फायदा नहीं होगा, तो क्यों ना किसी एक की साइड चले जाएं, जो जीतेगा ऑब्वियसली उसकी साइड चले जाते हैं और हमें कुछ ना कुछ उससे फायदा हो जाएगा. तो उस टाइम जो ग्रेट ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे और फ्रांस के जो थे और इनके साथ रशिया, इन तीनों ने मिलके इटली को जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी साइड बुलाया, ट्रीटी की लंदन में, जिसको ट्रीटी ऑफ लंदन बोला गया. और इन्होंने इटली को क्या कहा कि जब हम जीतेंगे वर्ल्ड वॉर 1 तो हम आपको भी जो है कुछ लैंड प्रोवाइड करेंगे. तो बेसिकली इटली ने ज्वाइन किया था वर्ल्ड वॉर 1 अपने फायदे के लिए. तो मैं यहाँ वर्ल्ड वॉर जो है वो ऐसे बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लीग ऑफ नेशन का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ. तो जब ये चारों मिले तो इन्होंने जो सेटलमेंट करना था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का, तो उसको डिस्कस कर रहे थे, लेकिन चारों की अपनी अपनी अलग अलग जो थी डिमांड्स थी. बट यहाँ पे जो वुड्रो विल्सन थे वो फेवर में नहीं थे कि जर्मनी को इतना हार्शली जो है वो पनिश किया जाए. उनका मानना था कि ये बहुत ही अनफेयर होगा, ये जस्ट नहीं होगा, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. लेकिन जो अदर जो थे वो इस बात को लेकर सहमत नहीं थे. तो जो ऑरलैंडो थे, इनकी डिमांड को भी वुड्रो विल्सन ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने कहा ये तो बहुत ही अनरीजनेबल है कि आप ऐसे मांगे लैंड और हम दे दें. तो इस वजह से जो ऑरलैंडो थे वो इतने खुश नहीं थे, क्योंकि इस ट्रीटी में निकल के क्या आया, एक तो जो जर्मनी है उसको कहा गया कि आपकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है, आप वर्ल्ड वॉर 1 के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसलिए आप जो है
पहले जिनको जो आपकी वजह से नुकसान हुआ है तो यू विल पे वॉर रेपरेशंस फर्स्ट। सेकंड, जो जर्मनी की जो है काफी सारी जो हिस्से थे वो डिवाइड कर दिए गए, बांट दिए गए। जो अलाइड पावर्स थी, जैसे आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 में सेंट्रल पावर्स थी, अलाइड पावर्स थी, तो बेसिकली जो विनर्स थी वो अलाइड पावर्स थी। थर्ड, जर्मनी को बोला गया कि आप अपनी जो मिलिट्री है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। और एक जर्मनी को क्या बोला गया कि आपकी जो भी कॉलोनीज हैं ओवरसीज, तो वो आप सारी क्या करेंगे, छोड़ देंगे, मतलब वो भी अलाइड पावर्स जो हैं वो ले लेंगी। तो जर्मनी को मतलब बहुत ही बैडली पनिश किया गया। जर्मनी ने हारा हुआ था, कोई ऑप्शन था नहीं, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में निकल के आया। और इसमें एक ये पॉइंट निकल के आया कि हमें एक जो है ऐसी एसोसिएशन बनानी चाहिए, जो वुड्रो विल्सन जी ने प्रेजेंट किया था, जो क्या कर सके, फर्दर वॉर्स वगैरह को प्रिवेंट कर सके, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। तो इसमें ही, इसी ट्रीटी में लीग ऑफ नेशन जो है वो भी साइन हुई, जिसकी आज हम डिस्कशन करेंगे। लीग ऑफ नेशंस, शॉर्ट फॉर्म LON। तो ये था बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का बैकग्राउंड। आई होप इट्स क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। So these are the 14 points of Woodrow Wilson, US president. First point was open diplomacy. So why open diplomacy? Because he realized that the main reason for World War I was conspiracy and close diplomacy and all that. So he assured nations, or he asked nations that we should involve in, or we should pursue open diplomacy. मतलब डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन होने चाहिए, एक दूसरे के पीठ के पीछे मिलो मत। जैसे ट्रीटी ऑफ लंदन चोरी छिपे साइन कर ली, और इटली भी जो जर्मनी की साइड था तो उसने जर्मनी को बिट्रे कर दिया, मतलब दगा कर दी उसके साथ, और अलाइड पावर्स की तरफ चला गया, जर्मनी के खिलाफ चला गया। तो उसने कहा कि पहले तो ये है कि डिप्लोमेसी ओपन होनी चाहिए। सेकंड कहा कि फ्रीडम ऑफ द सीज, मतलब जो हम आज भी बोलते हैं, जब चाइना जो है वो साउथ चाइना सी में अपना मतलब कंट्रोल दिखाता है, दबदबा दिखाता है, तो हम बोलते हैं ना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ऑल। तो इसलिए ये क्यों, क्योंकि यूएस जो है उस टाइम काफी मतलब एक इकोनॉमी में काफी प्रॉस्पर कर रहा था, तो उसको मार्केट्स तक पहुंचने के लिए सी रूट्स जो है बहुत जरूरी थे। रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैरियर्स, अगेन लिबरलिज्म की थ्योरी जो है कि इकोनॉमिक बैरियर्स या जो भी होते हैं ट्रेड के रिलेटेड वो बहुत ही कम होने चाहिए, ताकि ट्रेड जो है वो फ्लरिश हो सके, इकोनॉमी जो है वो प्रॉस्पर कर सके। देन रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स, आर्मामेंट्स जो हैं, जो मिलिट्री पावर है, जो हथियार वगैरह है, वो कम से कम हो, वो कम किए जाएं, ताकि दोबारा कभी वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन बने ही ना। एडजस्टमेंट ऑफ कॉलोनियल क्लेम्स, तो जो पावर्स थी उस टाइम की, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, उनकी जो कॉलोनीज थी तो उनके बीच में कॉलोनीज को लेके काफी झगड़ा रहता था, तो उनको था कि जो कॉलोनीज को लेके आपका झगड़ा है उसको सेटल किया जाए। Then conquered territories in Russia, preservation of Bulgarian sovereignty, restoration of French territory, redrawing of Italian frontiers, division of Austria-Hungary, redrawing of Balkan boundaries, limitations on Turkey. Basically वो सारे जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो कुछ हारे हुए थे या कुछ जीते हुए थे उनकी सेटलमेंट्स पे। Then establishment of an independent Poland, but more important point was creation of an association of nations, जहां से क्या निकल के आती है, लीग ऑफ नेशन। तो ये बेसिक पॉइंट था, और वुड्रो विल्सन के ही जो पॉइंट्स थे वही आके जाके लीग ऑफ नेशन का बेसिस भी बनते हैं। कमिंग टू द टूडेज थीम, दैट इज लीग ऑफ नेशन। तो ये फर्स्ट एवर क्रिएटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, सबसे पहली बनाई गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। कब स्टैब्लिश्ड हुई थी? 10 जनवरी 1920 को। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो है वो 1919 में साइन की गई थी, जून 1919 में एग्जैक्ट, लेकिन उसी में लीग ऑफ नेशन भी साइन किया गया था, लेकिन फॉर्मली इस्टेब्लिश की गई थी 10 जनवरी 1920 को। हेडक्वार्टर कहाँ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कॉवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन, तो कॉवेनेंट बेसिकली लाइक यूएन चार्टर, तो उसमें क्या था, कॉवेनेंट में क्या था, प्रियम्बल था, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में है प्रियम्बल, और प्लस 26 आर्टिकल्स थे। तो ये एक पेज है कॉवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस का, मैंने वेबसाइट से लिया है। ये हैं बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग लीग ऑफ नेशन। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी और 10 जनवरी 1920 को एस्टैब्लिश हुई थी विद हेडक्वार्टर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और कॉवेनेंट जो था लीग ऑफ नेशन का, उसमें प्रियम्बल था प्लस 26 आर्टिकल्स थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या थे लीग ऑफ नेशन के, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो लीग ऑफ नेशन के जो ऑब्जेक्टिव थे, यहाँ हम कह सकते हैं कि जो इसका कॉवेनेंट था वो मोर और लेस सेंटर्ड था वुड्रो विल्सन के पॉइंट्स पे। तो इसका सबसे पहला पॉइंट था अचीव इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।
जो यूएन का भी है बेसिकली, कि हमें क्या करना है, वर्ल्ड में पीस बनाए रखनी है, सुरक्षा देनी है। देन डिसआर्मामेंट, हमें नेशंस को जो है उन्हें मोटिवेट करना है कि आप जो है डिसआर्मामेंट की तरफ जाइए। लेकिन क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि इसमें हम एक इंडिया का एग्जाम्पल ही फिर से ले सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हम जब भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे तो खुद को जब उसमें रखेंगे तो शायद बेटर समझ पाएंगे। तो जैसे इंडिया है, वो शुरू से ही न्यूक्लियर वेपन्स के मतलब अगेंस्ट ही है। वो हमेशा कहता है कि हमें डिसआर्मामेंट जाना चाहिए, कंप्लीट डिसआर्मामेंट, बट खुद इंडिया को न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने पड़े। क्यों? क्योंकि डिसआर्मामेंट की बातें करना, उसके बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या जरूरी है, अपनी सर्वाइवेबिलिटी। अगर आप बचोगे ही नहीं, अगर आपका नेशन बचेगा ही नहीं, तो बड़ी बड़ी बातें करके क्या होगा। तो इंडिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन के पक्ष में नहीं था, लेकिन सिचुएशंस ऐसी बनी, उसके नेबरिंग स्टेट्स में ऐसी कंडीशंस जो हैं वो बन गई कि उसको मजबूरी में ही सही एक्वायर करने पड़े। तो वही था कि वुड्रो विल्सन जी ने कहा कि हमें डिसआर्मामेंट की तरफ जाना चाहिए, हमें नेशंस को मोटिवेट करना चाहिए कि हम कम से कम जो है वो वेपन्स रखें। कलेक्टिव सिक्योरिटी मीन्स कि अगर एक नेशन जो है वो दूसरे नेशन पे अटैक करता है तो बाकी जो नेशन है वो उसको खुद पे अटैक मानेंगे, वो सब मिलके जो अटैकर है, जो अग्रेसर है, उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लॉन्च कर देंगे। जैसे नेटो है फॉर एग्जांपल, तो वो किसकी बात करता है? कलेक्टिव सिक्योरिटी की। देन टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि जो गलत फहमियां हैं वो कम हो सकें, डिस्कशन डिबेट्स के थ्रू जो है वो सुलझाए जा सके मुद्दे। एंड इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, ये वुड्रो विल्सन का इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी था क्योंकि अमेरिका जो है वो अपनी मार्केट्स वगैरह भी ढूंढ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो लीग को बनाना चाहते थे, जो लीग को प्रमोट करना चाहते थे, जो मतलब उसमें अपने आइडियाज डाल के अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश करना चाहते थे, उन्होंने ही फाइनली लीग को ज्वाइन किया ही नहीं। यूएस ने लीग को ज्वाइन किया ही नहीं, वो कभी भी लीग का मेंबर रहा ही नहीं। तो इंक्रीजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स टू प्रमोट प्रॉस्पेरिटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीग। तो लीग के 3 प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे। सबसे पहला जनरल असेंबली, जैसे यूएन जनरल असेंबली है, तो उसमें क्या था कि जितने भी मेंबर्स हैं उनका इक्वल वोट है, मतलब इक्वल से है। देन काउंसिल में 4 नेशंस थे। तो ये जो बिग 4 थे ये वही बिग 4 है, लेकिन इसमें एक रिप्लेस हुआ है। जैसे बिग 4 में कौन कौन था? ग्रेट ब्रिटेन, दैट इज यूके, देन फ्रांस, देन इटली, and as I already told you that US was never the part of League of Nations. तो US की जगह पे कौन आ जाता है? जापान। तो जापान was the permanent member। तो जो काउंसिल थी बेसिकली उसमें परमानेंट मेंबर थे P4, जैसा आज यूएनएससी में क्या है? P5। देन सेक्रेटेरिएट, इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू सेक्रेटेरिएट क्या होता है। सेक्रेटेरिएट एक ऑफिस जहाँ पे प्रॉपर स्टाफ हो, तो लीग का एक सेक्रेटेरिएट भी एस्टैब्लिश किया गया। ऑटोनॉमस बॉडीज, PCIJ stands for Permanent Court of International Justice, जो आगे जाके क्या बन जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आज की डेट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको हमें बताना है कमेंट्स में। ILO इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली EPFO का पेपर दिया होगा उन्हें पता होगा कि ILO क्या है, उन्होंने काफी ज्यादा इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ILO का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो वर्कर्स की कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करना और वर्किंग आवर्स सेट करना, मिनिमम जो पे स्केल है उसको सेट करना। और PCIJ का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं स्टेट्स के बीच में कभी हो जाते हैं तो उनको सेटल करना, मतलब वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है ऐसे, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ है उसको भी कहा जाता है, तो PCIJ को भी वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। ये ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, बट इनको फिर भी लीग के स्ट्रक्चर के अंदर क्यों रखा गया है? क्योंकि इनका जो बजट था वो लीग के बजट में इंक्लूडेड था। PCIJ का और ILO का जो बजट था वो लीग के बजट में इंक्लूडेड था। आई एम रिपीटिंग अगेन। सो दिस वाज द बेसिक रीजन व्हाई दे आर included in the structure of league. Moving on to the next, then why league fail? बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, डिसआर्मामेंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो फेल हो गई बहुत ही जल्दी, बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम में लीग क्या हो गई? फेल हो गई। तो उसके कुछ बेसिक रीजन थे। तो सबसे पहला रीजन था ग्रेट डिप्रेशन। तो 1929 में क्या हुआ कि जो US की वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट थी वो कोलैप्स हो गई। तो एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड ने फेस किया, ना कि US ने, पूरे वर्ल्ड ने ही उसे फेस किया। और इस डिप्रेशन का असर जो है वो जापान पर काफ़ी पड़ा, क्योंकि जापान और US में अच्छे ट्रेड लिंक्स थे। तो जापानीज मिलिट्री ने क्या किया, उन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन थी, अपनी जो जनता थी उनकी, उसका ध्यान बेसिकली इकोनॉमिक डिप्रेशन से हटाने के लिए मंचूरिया में इन्वेजन कर दिया, चाइना में। तो 1931 में जापान ने क्या किया? मंचूरिया में इन्वेड कर दिया। जब जापान ने मंचूरिया में इन्वेड किया
तो उन्होंने, लीग ने उसे कहा कि भाई निकल जाओ, मंचूरिया से एग्जिट कर लो, लेकिन जापान ने नहीं सुनी। और लीग के जो P4 थे वो इतना ज़्यादा दबाव भी नहीं डाल रहे थे जापान पे, क्योंकि उनके जापान के साथ ट्रेड लिंक्स अच्छे थे, तो उन्होंने कोई सैंक्शंस या बैन ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब उन्होंने जापान पे ज़्यादा प्रेशर डाला तो इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम मंचूरिया को छोड़ने की बजाय जापान ने लीग को ही छोड़ दिया। तो जापान ने क्या किया, 1933 में लीग ऑफ नेशन से ही वो निकल गया। तो ये क्या दिखाता है कि जो P4 थे, परमानेंट मेंबर थे, वही ऐसे इरिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे हैं। देन लीग ऑफ नेशन ने 1932 से लेकर 1934 तक एक वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस अरेंज की कि हम जो सारी कंट्रीज हैं उनको हम मोटिवेट करेंगे कि आप डिसआर्मामेंट की तरफ स्टेप्स लीजिए ताकि शांति बनी रहे, लेकिन वो फेल हो गई। देन इन्वेजन ऑफ इथोपिया बाय इटली, बेसिकली अब्सीनिया, इन 1935। तो एज आई ऑलरेडी डिस्कस की जो इटली था उसे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से इतनी खुशी नहीं हुई। क्यों खुशी नहीं हुई? क्योंकि ट्रीटी ऑफ लंदन में उसके साथ जो प्रोमिस किए गए थे कि आपको वर्ल्ड वॉर 1 जीत, आप हमारी साइड पे आ जाओ, वॉर जीतने के बाद आपको लैंड मिलेगा, ये सब मिलेगा, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो वो बहुत ही डिससेटिस्फाई था ट्रीटी से। तो उसने क्या किया, 1935 में इथोपिया में इन्वेड कर दिया। अब अगेन इटली वॉज ऑल्सो ए परमानेंट मेंबर। देन जर्मनी इन्वेजन ऑफ चेकोस्लोवाकिया इन 1939। तो जर्मनी ने भी चेकोस्लोवाकिया पे अटैक कर दिया, इन्वेड कर दिया। अब जर्मनी में उस टाइम कंडीशन क्या थी, एडोल्फ हिटलर, तो उसने नाजिज्म को काफ़ी प्रमोशन दिया, नेशनलिज्म को काफ़ी बढ़ावा दे दिया जर्मनी में। तो उसने कहा हमारे साथ बहुत अनफेयर किया इन लोगों ने, इनको सबक सिखाया जाएगा। तो उसने क्या किया, चेकोस्लोवाकिया में अटैक कर दिया, विच वॉज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। और उसके बाद यूएस, ये भी एक बिग रीजन जो है, काफ़ी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यूएस जो है वो एक, मतलब कह सकते हैं आपकी फाउंडर था लीग का, लेकिन पार्ट नहीं था। और उस टाइम की वो एक बहुत बड़ी मेजर पावर भी था। इस वजह से भी लीग फेल हुई, क्योंकि लीग को जो है वो इतना पॉलिटिकल वेट जो है वो नहीं मिल पाया। और कुछ ये भी बताते हैं कि जो यूएसएसआर है वो भी लीग का पार्ट नहीं था, इस वजह से भी लीग फेल हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था, थोड़े टाइम के लिए, फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यूएसएसआर जॉइंट लीग। बहुत कम टाइम के लिए यूएसएसआर ने लीग को ज्वाइन किया था। लेकिन जब उसने फिनलैंड पे अटैक कर दिया 1939 में, यूएसएसआर ने फिनलैंड पे अटैक किया था, तो उस अटैक के बाद उसको लीग से निकाल दिया गया। तो बेसिकली ये सब रीजन थे जिनकी वजह से कहा जाता है कि लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल हुई। बट अपार्ट फ्रॉम दीज अदर रीजन्स भी थे। जैसे जब लीग बना तो उस टाइम जो है जर्मनी को मेंबर नहीं बनाया गया लीग का, उसे बहुत बाद में बनाया गया। उन्होंने कहा कि ये तो हारा हुआ है, इसको क्यों मेंबर बनाना। लेकिन सोचने की बात है, जब आप एक ऐसी एसोसिएशन बना रहे हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रहे हैं, और आप चाहते हैं कि उसमें सारी कंट्रीज आएँ, पीसफुली मिलकर रहें, तो उसमें फिर सभी को जो है वो इक्वल राइट्स, इक्वल पोजीशन देना बनता है। जर्मनी को नहीं दिया गया, यूएसएसआर को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि यूएसएसआर उस टाइम कम्युनिज्म में तब्दील हो चुका था। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये तो कम्युनिस्ट है, इसको भी हम लीग में एंट्री नहीं देंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लीग है वो बेसिकली एक, मतलब एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाई। वो एक क्लब था किनका, पावरफुल नेशंस का, अलाइड नेशंस का, जो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के क्या निकले थे, विक्टोरियस निकले थे। तो सभी टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने ही सेट की थी। वो सबसे बड़ा फेलियर था लीग ऑफ नेशन का। क्यों? ये मेरा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ये तो इन्वेजन तो जो थे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ लीड कर गए। तो यही कहा जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया तो ये माना गया कि लीग जो है वो उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि एक दूसरे विश्व युद्ध को होने से रोकना, वो नहीं कर पाई और वो एक फेलियर साबित हुई। लेकिन वो शुरू से ही फेलियर थी, क्योंकि उसमें इक्वालिटी नाम की या सभी नेशंस को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे रखा नहीं गया था। जैसे मैंने बताया जर्मनी के साथ क्या हुआ, यूएसएसआर के साथ क्या हुआ, एंड ऑल दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ट्रांजिशन टू द यूएन। अब ये लीग जो है ये एक नया रूप लेके, एक मॉडिफाइड वर्जन बनके, या हम कह सकते हैं लीग 2.0 बनके हमारे सामने आती है। किसकी फॉर्म में? यूएन की फॉर्म में। तो लीग जो है भले ही उसने अपने, मतलब कि वो वर्ल्ड वॉर 2 को होने से रोक नहीं पाई, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कंटिन्यूसली एक्टिव रही, अपना काम करती रही। जबकि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे उस टाइम पे, जैसे कोई किसी को इन्वेड कर रहा है, कोई कहीं पे, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा लीग की वर्किंग पे। और जो यूएन चार्टर था जब एग्जिस्टेंस में आया 24 अक्टूबर 1945 को, उस टाइम भी लीग जो है वो एक्टिव थी। फाइनली क्या हुआ कि अप्रैल 1946 में सभी मेंबर स्टेट्स जो हैं जेनीवा में मिलते हैं। जेनीवा में कहाँ? जहाँ पे लीग का क्या था, हेडक्वार्टर, वहाँ पे मिलते हैं। और वो क्या करते हैं, फॉर्मली लीग को डिसोल्यूट कर देते हैं। वो कहते हैं कि लीग जो है इसको डिसॉल्व कर दो, नाउ वी विल मूव ऑन विद द न्यू ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनाइटेड नेशन। दिस वाज ऑल अबाउट लीग ऑफ नेशन। और जिस दिन लीग ऑफ नेशन डिसॉल्व की गई उस दिन बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटी जो थी उन्होंने काफी दुख व्यक्त किया। जैसे यहाँ पे एक फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज नॉट द लीग विच फेल्ड,
It was not its principle which were found wanting. It was a nation which neglected it. It was the government which abandoned it. ये किसकी स्पीच थी? जोसेफ पॉल बॉनकर, डेलीगेट ऑफ फ्रांस. उन्होंने ये कहा था कि उनका क्या कहना था कि लीग फेल नहीं हुई है, गवर्नमेंट फेल हुई है, क्योंकि वो अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट थी, अपने जो इंटरेस्ट थे, वो उनके लिए प्रायोरिटी पे थे रादर देन मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड. तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आप अपने कंक्लूजन्स में, अपने आंसर्स में, कंक्लूजन के टाइम पे लिख सकते हैं. दैट इज ऑल्दो द लीग ऑफ नेशन फेल्ड टू फुलफिल इट्स मैंडेट. हम मानते हैं कि लीग ऑफ नेशन फेल हुआ अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने में, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमें इससे मिले उसने हमें आगे बहुत हेल्प की, वो एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश करने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसे यूएन. आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो. अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपसे जो हमारा रहेगा यूएन पे. थैंक यू फॉर टुडे.